बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी। इसके ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पहले ही अदालत का फैसला बता रहे हैं। हालांकि अदालत का जो फैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फैसला होने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाजों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएं और मुंह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। तो उनका कुछ ऐसे बोलना है। इस पर शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। इमरान खान अकेले के खिलाफ जज फैसला नहीं दे सकता। नंबर 2, अगर ये फैसला गलत था तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई, फैसले को रिवर्स नहीं किया। बाद में एक निगरान काबीना बनाई गई, फैसला रिवर्स नहीं हुआ। अभी फिर शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई, फिर फैसला रिवर्स नहीं हुआ। तो ये भी उतने ही कसूरवार है। फिर आखिरी नुक्ता उन्होंने लिखा कि अलकादर ट्रस्ट को जमीन यानी मलिक रियाज ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकादर ट्रस्ट के लिए 458 कनाल जमीन अतलिया की। अलकादर ट्रस्ट मंसूबा ये रकम पाकिस्तान आने से 1 साल पहले शुरू हो चुका था, यानी ये रकम बाद में आई 1 साल बाद। ये केस ही 1 साल बाद हुआ, लेकिन ये जो मंसूबा है अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला ये 1 साल पहले का है। तो इमरान खान का इसमें कोई जाती फायदा साबित नहीं हुआ। आम सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि हसन नवाज को लंदन जायदाद की खरीदारी के लिए 9 अरब रुपए इजाफी अदायगी पर खामोशी क्यों है, ये सवाल शुएब शाहीन साहब ने पूछा। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सजा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सजा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सजा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं, कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हसाई होगी, और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अलकादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मेफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफे कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेज हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददियानती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे।
कादी फायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, जैसे वो कादी फायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया, उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है, ना ही माशी इस्तेहकाम। हमने मुज़ाकरात जाती मफादात के लिए नहीं किए, बल्कि मुल्क के वसी तर मफाद में करने हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और माशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा बहुत जरूरी है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कुछ और बातें की हैं इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा और मारा गया है। अगर गंडापुर ने कहा कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे तो गंडापुर ने गलत कहा। यह भी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने यह कहा कि अडियाला जेल में अब आपसे ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी, मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब कुछ बता देती है। ये मैजिक बॉल क्या है याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जदोजहद की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाएं। यह जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। मेरी अपील है, यह कल उन्होंने बात की थी कि आज हर सूरत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला सुनाएं। यह जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा दे, मैं उस रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। ये जी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या आप यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को, और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहां फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज्यादा आ गई हैं कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है। इमरान खान के हवाले से नाजरीन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है, राणा सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक कर दी उस बात की जो हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं। यानी लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब जो खुद हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, सवाल उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उन्हें मुशावरत में शामिल किया जाए कौमी यकजहती के लिए। तो इस पे राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है। आप बताएं हम इनका क्या करें। देखिए, एक तो राणा साहब, हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है कि वो बैठ के कोई बात कर सके। हुकूमत तो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी बहनों से या उनके रिश्तेदारों से या उनके साथियों से या उनके वकला से, बल्कि हुकूमत आलाकार के तौर के ऊपर मरियम नवाज और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर वहां पर रोकते हैं बाकायदा कि मुलाकात हो ना जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान बैठने को तैयार है, बात करने को तैयार है, लेकिन जो बाइख्तियार लोग हैं उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन वो डील नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम यह है कि वो ये कहता है कि बातचीत करो मेरे साथ, मसले का हल निकालो, लेकिन मुझे कोई डील नहीं चाहिए। इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता और ना मैं कभी नवाज शरीफ बनूंगा। इमरान खान की कोई भी बातचीत हुई तो ये याद रखिएगा कि आखिर में यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान भी अब नवाज शरीफ बन गया है। यानी अब जो इमरान खान के मुखालिफिन के पास आखिरी हल बचा है, आप अंदाजा कीजिए कि नवाज शरीफ साहब किस लेवल पे पहुंच गए हैं। वो आखिरी हल यह है कि इमरान खान को नवाज शरीफ करार दे दो कि नवाज शरीफ तो बर्बाद हुआ, इमरान खान को भी बर्बाद करवा देते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करके अपना इक्तदार बचाकर रखते हैं। लेकिन इमरान खान इस पे बांध नहीं रहा। अब इमरान खान के पास 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं इमरान खान के पास। या तो वो नवाज शरीफ बन जाए, पहला रास्ता, जिससे इमरान खान साहब ने इनकार किया कि नवाज शरीफ मैं नहीं बनूंगा।
इमरान खान के बाद दूसरा रास्ता यह है कि वो जेल में लंबा अरसा गुजारने के लिए तैयार हो जाए जब तक कि यह निजाम थक के इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल दे। यह है दूसरा रास्ता जो इमरान खान साहब के पास है। तीसरा रास्ता यह है कि इमरान खान साहब अवामी ताकत से इस निजाम को शिकस्त देकर बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए उनकी लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को तगड़ा होना पड़ेगा। लीडरशिप ने अवाम को कमजोर कर दिया, उल्टा डी चौक में ले जाते हैं लोगों को और वहां से खुद भाग जाते हैं, और ये बार बार किया। और अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अली अमीन गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते, दिलेरी दिखाते, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वजीर आला है और उस सूबे के सया सफेद का मालिक है। वहां की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, वो बहुत ताकतवर है। वहां पे इतना मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला। वो जितना चाहे दबाव डाल सकता था वफाक के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से उसने दबाव में आना पसंद किया, दबाव डाला नहीं। हत्ता कि जिन लोगों को वो लेकर आए थे इस्लामाबाद, उनको इंसाफ तक नहीं दिलवा सके। अब 4-4 महीने की सजा हो गई है। 26 नवंबर को जिन लोगों को एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे ना इस्लामाबाद, उनको 4-4 महीने की सजाएं दे दी अदालत ने। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कत्ल हुए उनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग जख्मी हुए जिन्हें गोलियां लगी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। गोली किसने चलाई कोई पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज कहां है कोई पता नहीं, कत्लों के मुकदमे कहां हुए कोई पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग जबरी तौर पे लापता हो गए थे उस दिन, या जिनकी लाशें गायब हो गई थी, या जो अगवा कर लिए गए थे, वो डाटा देती थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लोगों का। अली अमीन गंडापुर ने खुद क्लेम किया कि जनाब कुछ मिल गए हैं, हमारे 35 के करीब लोग रह गए हैं। उसके बाद से लेकर अब तक ना किसी ने पूछा ना इन्होंने बताया। तो वो लोग कहां गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अवाम को इन्होंने खुद ही पीछे कर दिया। इमरान खान के बाद जो तीसरा रास्ता है, अब उसमें लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा, और यही वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान आगे निकल सकता है कि सिस्टम को शिकस्त दी जाए, सिस्टम को घुटनों के ऊपर लाया जाए और अवामी ताकत से ये चीज। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन कहां पे पहुंची है और अमेरिका अब किस जगह पे खड़ा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से या इंडिया के नुक्ता नजर से वो अमेरिका का रोल होता है, क्योंकि हमारा कर्जा वर्जा सारी चीजें वहां से जुड़ी हुई हैं। चाइना का एक रोल जरूर होता है, लेकिन इंडिया इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं है, और वो तो चाइना के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता भी रहता है। फिर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि चाइना उनके साथ मुकम्मल बिगाड़ तो पैदा नहीं करेगा पाकिस्तान की खातिर, लेकिन चाइना का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ रहता है, ये भी एक हकीकत है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के हवाले से खबर आई नाज़रीन, इंतहाई खौफनाक खबर है, और उन्होंने बताया जनाब के अता तारड़ को जाती मोबाइल पर इंडियन नंबरों से हिरासा करने की कोशिश की गई। अब इसके ऊपर जो है वो टीवी चैनल के ऊपर खबरें भी चल रही थी। एक तो हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये बहुत जल्दी हरासा हो जाते हैं। चंद नौजवान इनको देख के एक दिन हंस रहे थे, बल्कि इनको देखकर नहीं हंस रहे थे, वो अपनी किसी बात पे हंस रहे थे, तो ये वहां पे भी हरासा हो गए और उन नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया इस्लामाबाद में। आपको याद होगा एक दिन पुलिस जो है वो कारकुनों के साथ सख्ती कर रही थी, डांट रही थी, ये खुद ही भाग के जाके पुलिस वालों की गाड़ी पे चढ़ गए। गुजरावाला डिवीजन में जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे कि इससे पहले कि पुलिस मुझे डांटे या मुझे मारे, मैं चढ़ जाता हूं गाड़ी में, खुद ही जाके गाड़ी में बैठ गए। फिर पुलिस वालों ने उतारा, जनाब आपको गिरफ्तार नहीं करना, आप अपने घर जाएं। तो ये बहुत जल्दी हरासा हो जाते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बड़े नाजुक से आदमी हैं, तो इनकी जो है वो हिफाजत के लिए स्पेशल बंदोबस्त करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में और इंडिया में जंग का माहौल बना, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के ISPR के तराने हैं या वो जो नगमे बनाए जा रहे हैं, उन प्रोडक्शंस के ऊपर अभी भी उनका काम नहीं चल सका। जोर लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। मैंने एक नया नगमा भी सुना, लेकिन वो मुझे मिला नहीं वहां पे ISPR की वेबसाइट पे। वैसे भी इंडिया में अब ISPR को भी बैन कर दिया गया है। हमारे सारे चैनल्स तो बैन हुए ही हुए, ISPR भी बैन हो गए, लेकिन अभी भी इस वक्त भी जो काला चैनल है वो इंडिया में देखा जा रहा है और वहां पे वो चल रहा है। शायद उनकी नजर नहीं पड़ी है, उनको आइडिया नहीं हुआ कि ये काला चैनल बाकायदा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंड से चलता है और लगातार चल रहा है। उमर अयूब साहब ने नाज़रीन एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, ये मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर जब मैंने पहले पढ़ी तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये मामला इस तरीके से है। देखिए, खबरें तो थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर कह रहे हैं और पूरे यकीन से कह रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो उन्होंने ट्वीट किया वो अंग्रेजी में है, मैं आपकी आसानी के लिए, बहुत सारे लोग नहीं अंग्रेजी समझते, तो मैं बता देता हूं कि वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें यूक्रेन रोजाना की बुनियाद पर 4000 से 7000 तक 155 mm के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो चलाता है। ये शेल मारता है रशिया को 155 mm के। ये बड़ा तगड़ा हथियार है और ये इंटरनेशनली बहुत सारी जंगों में ये इस्तेमाल होता है। ये रोजाना रशिया को
5,000 या 4,000 से लेकर 7,000 तक शेल मारता है यूक्रेन, ये उनकी आर्मी इस्तेमाल करती है। जबकि दूसरी जानिब जो रशिया इस्तेमाल करता है वो 20,000 तक आर्टिलरी के शेल्स पर डे इस्तेमाल करता है। ये जो एक शेल है ना, इसकी जो कीमत है या इसकी जो लागत है एक शेल की, ये उमर अयूब साहब बताते हैं कि लगभग $3,000 का ये एक है, यानी $2,900 का ये एक शेल है। नेटो ने डिमांड की थी 1922 में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त की इनकी जो केयर हुकूमत बनी थी बाद में, वो भी इन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली जो शेल्स फराहम किए हैं यूक्रेन को, यानी पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार फराहम किए हैं रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इमरान खान की पॉलिसी ये थी कि हमने इसमें न्यूट्रल रहना है, हमने बिल्कुल हथियार नहीं देने, हमने इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हम ना रशिया के साथ होंगे ना यूक्रेन के साथ होंगे। तो इमरान खान साहब ने तो ये हथियार नहीं देने थे, लेकिन आपको पता है कि हथियारों का धंधा या जंग का धंधा वो बड़ा कारोबारी जबरदस्त किस्म की कारोबार है एक, और उससे बहुत मुनाफा होता है। मैंने आपको पहले